साथियों नमस्कार। साथियों, हमारे देश में इस समय कई गतिविधियां चल रही हैं और रिपीटेडली आप उनके बारे में सुन रहे हैं। जैसे आप सुनते हैं कि हम घुसपैठियों को बाहर कर देंगे, सरकार ऐसा कहती है। सरकार कहती है कि हम इस देश के सभी नागरिकों की पहचान कर लेंगे, कभी एनआरसी के रूप में, कभी कहते हैं कि वोटर की पहचान करेंगे तो एसआईआर के रूप में। कभी आप सुन रहे हैं कि हम यहाँ पर ड्रग से मुक्ति दिला देंगे, भारत को ड्रग फ्री बना देंगे। कभी आप सुन रहे हैं कि फलानी पार्टी टूट गई, ढिकानी पार्टी टूट गई, स्ट्रेंथ बीजेपी की बढ़ती जा रही है, एनडीए की बढ़ती जा रही है। आप ये भी सुन रहे हैं। तो हर कोई ये कयास लगा रहा है कि आखिर ऐसा होने क्या वाला है जिसके लिए बीजेपी को अपनी बढ़ी हुई स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब महिला आरक्षण लागू करना है इसलिए कर रहे हैं, बट जिस डेस्परेशन के साथ ये काम चल रहा है, लग नहीं रहा कि सिर्फ महिला आरक्षण के लिए हो रहा है। हालांकि डिलिमिटेशन इन्हें करना है, वो तो खैर है ही वजह। उसके अलावा ऐसा क्या है कि जिसको लेकर के ओवैसी भी कह चुके हैं कि अमित शाह जो कर रहे हैं वो कुछ नॉर्मल नहीं है, ये मीटिंग पे मीटिंग अमित शाह कर रहे हैं और जिस हिसाब से अमित शाह कार्रवाई कर रहे हैं, लगता है ये एनआरसी लाने वाले हैं। और ओवैसी ने यह भी कहा है कि अमित शाह कोई काम कच्चा नहीं करते, यानी कि पक्का करते हैं। इसलिए हमने शीर्षक रखा कि अमित शाह का पक्का प्लान। तो साहब ऐसा हो क्या रहा है, पहले मैं आपको कुछ खबरें सुनाता हूं, फिर अपनी पूरी बात पर आऊंगा। ठीक है, खबर सुनिए साहब। 11 जुलाई, कर्नाटक में दबोचे गए 8 बांग्लादेशी घुसपैठिए 3 महीने पहले मुर्शिदाबाद बॉर्डर से की थी घुसपैठ। मुर्शिदाबाद से, मुर्शिदाबाद कहाँ है साहब? मुर्शिदाबाद ये रहा। देखिए, मुर्शिदाबाद एक मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है बंगाल में, और यहाँ से एंट्री मारी है ऐसा कहा गया है। एक क्षेत्र और है जिसको आपको याद रखना है, वो है मालदा। ये रहा, यहाँ से भी एंट्री होती है। एक क्षेत्र और याद रखना है आपको, नॉर्थ 24 परगना, यहाँ से भी एंट्री होती है, साउथ से भी हो जाती है। ये बड़े नादिया से भी हो जाती है पर उतना चर्चा में नहीं रहता। ये 3-4 जिले ऐसे हैं जो बड़ी चर्चा में रहते हैं। ठीक है, अब आइए खबर पे। तो साहब कर्नाटक में दबोचे गए हैं, यानी कि इस खबर से हमें पता चलता है कि जो दबिश है बहुत तेजी से हर जगह पर लागू है। जहाँ जहाँ हो सके वहाँ से ढूंढ ढूंढ के निकाले जा रहे हैं कि बांग्लादेशियों को छांटो और यहाँ से भगाओ। ठीक, उसके बाद दूसरी खबर, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर की सीमाएं होंगी अभेद, गृह मंत्रालय ने पेश किया स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा ढांचा। अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि मैं स्मार्ट बॉर्डर लेकर के आ रहा हूं और ऐसा ढांचा लेकर के आऊंगा कि चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे पूर्वोत्तर हो, कोई भी घुसपैठिया घुस नहीं पाएगा। अच्छा, घुसने को घुसपैठिया पंजाब से घुस सकता है, जम्मू कश्मीर से घुस सकता है, नॉर्थ ईस्ट से घुस सकता है, बंगाल से घुस सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर और पंजाब उतना चर्चा में नहीं है जितना नॉर्थ ईस्ट और बंगाल है। ठीक है, इस बात पर ध्यान रखना, भी आगे आएगी ये बात घूम फिर करके। स्मार्ट बॉर्डर क्या होता है इस पर भी मैं आऊंगा, मैंने इस पर भी सामान तैयार किया हुआ है। अमित शाह ने यह भी कहा है कि सीए की प्रक्रिया होगी तेज, यूसीसी लागू करने की तैयारी। कहां पर? बंगाल में। बंगाल में अभी अमित शाह जी संबोधन कर रहे थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर, जहां पर उन्होंने कहा कि बंगाल में हम यूसीसी भी लेकर के आएंगे और जल्द से जल्द सीए को लागू करेंगे। बंगाल पर बड़ा जोर है, यूसीसी लाना है, सीए लागू करना, यानी कि जो भी हिंदू शरणार्थी बांग्लादेश से आए हैं उनको नागरिकता देनी है और बाकियों को छांट करके बाहर करना है। प्रक्रिया वही है। ठीक है, आगे आइए। मालदा में बांग्लादेश बॉर्डर पर फटक नहीं पाएंगे घुसपैठिए, सुरक्षा का मेगा प्लान तैयार, बीएसएफ की मदद के लिए खुलेंगे नए थाने। मालदा, मैंने कहा था मालदा याद रखना भी काम, ये रहा, अभी इसका काम आएगा। ये मालदा है, यहाँ पर बीएसएफ एकदम दुरुस्त है और नए थाने खोले जा रहे हैं जिससे कि निगरानी दुरुस्त की जा सके। इसके बाद एक खबर आती है कि टीएमसी के 3 एमपीज ने, जो राज्यसभा के एमपी हैं, सांसद हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर टीएमसी छोड़ दी, फिर बीजेपी में शामिल हो गए और कुछ ही घंटों में उन्हें बीजेपी की तरफ से टिकट मिल गया उपचुनाव के लिए। ऐसा करते ही इस समय टीएमसी के कुल राज्यसभा में सांसद हैं 10, अब 10 रह गए। बीजेपी के अभी 3 हैं, 3 सीटों पर अभी उपचुनाव ये जो खाली हुए इन पर करवा लेंगे, यानी कि यहां से भी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है एनडीए की। ठीक है, उधर एक चीज पर ध्यान और दीजिए। पहले खबरें देखते जाइए आप। टीएमसी के 15 साल के शासन पर भाजपा सरकार श्वेत पत्र लेकर के आएगी, जनता को बताएगी कि 15 साल में पैसे का उपयोग और दुरुपयोग किस तरह से किया गया है, विशेष तौर से करप्शन का पूरा चिट्टा खोला जाएगा। चलिए आगे बढ़िए।
हेमंत बिस्व शर्मा उधर कह रहे हैं कि आसाम में एक भी बंगाली हिंदू ऐसा नहीं है जिसे हमने डिटेंशन सेंटर में रखा हो। आप जानते हैं 2019 में असम में एनआरसी हुआ था, जिसके बाद लाखों लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। इस समय विपक्ष ने आरोप लगाया कि कई हिंदुओं को भी रखा गया है। विपक्ष के नेता इस समय अपने आप को सनातनी कहने का जो है एक चलन चला रहे हैं। हर कोई अपने आप को सनातनी प्रूफ करने में लगा हुआ है। उधर ये असम के हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि एक भी हिंदू अगर ऐसा मिल जाए जो डिटेंशन सेंटर में पहुंचाया गया हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा तुरंत। साथ ही कहा है कि सीए के जरिए जो भी शरणार्थी हिंदू आया है जल्द से जल्द उसे हर किसी को हम नागरिकता देने का काम करेंगे। ये तो नागरिकता नहीं देंगे, केंद्र सरकार ही देगी, बट हाँ पहचान करना तो इन्हीं का काम है। ठीक है। उधर ऋतव्रत बनर्जी जो टीएमसी का एमएलए का गुट टूटा था 60-65 विधायकों का, उन विधायकों ने, उनका जो नेता है ऋतव्रत बनर्जी, उन्होंने आज टीएमसी के हेडक्वार्टर पर अपना दावा पेश कर दिया। उसमें जाकर के प्रवेश किया, फिर उसमें अपना ही ताला जड़ दिया और कहा कि तो हमारा है, असली टीएमसी हम हैं। कुछ दिन पहले ये दावा कर चुके हैं कि टीएमसी का सिंबल भी चाहिए हमको, टीएमसी का फंड भी चाहिए, टीएमसी का पूरा कार्यकर्ता भी चाहिए। टीएमसी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी नहीं है, हम हैं। तो बड़ी तेजी से टीएमसी को निष्क्रिय किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए। एक टीएमसी का आईटी सेल का नेता है छिटपुटिया, ये महुआ मोइत्रा का बड़ा नज़दीकी है। ये रामायण को कार्टून कहता था, ये रामायण के पात्रों का मजाक उड़ाता था, ये गौमूत्र को भी कई बार मजाक के तौर पर इस्तेमाल करता था। यानी सनातन के जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनका इसने मजाक उड़ाया है, उसका इसने हर तरह से बेइज्जत करने का प्रयास किया है। आज जनता ने सब घेर लिया और पकड़ के इसका ये हाल कर दिया, आप देख रहे हैं। ठीक है, ये खबरें मैंने आपको बता दी। अब आपको एक खबर मैं बता रहा हूं जो मैं अपने चैनल में वर्ल्ड अफेयर्स इनसाइट्स में दोपहर में बता चुका हूं, दोबारा बताता हूं, फिर आप सब समझ जाएंगे हो क्या रहा है। खबर है ये, शेख हसीना ने कहा है कि मैं इस साल के अंत तक बांग्लादेश जाऊंगी वापस, और इन्होंने कहा है कि बांग्लादेश जाने पर जितने भी लोगों को सरेंडर करवाना है आवामी लीग के, मैं उनसे सरेंडर करने को कह दूंगी। बदले में मेरी आवामी लीग नाम की पार्टी को जो बैन कर दिया गया है उसका बैन हटा दीजिए, ऐसी मैं मांग करती हूं। ये चूंकि सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे लंबे समय तक सत्ता में रही है, इनके पिताजी ने बांग्लादेश बनवाने में मुहिम छेड़ी थी, शेख मुजीबुर रहमान ने, तो ये भले ही वहाँ से भाग करके यहाँ आ गई, तख्ता पलट हो गया, जो कुछ भी है, इनकी पार्टी को बैन कर दिया गया, लेकिन इनके आज भी फॉलोअर्स वहाँ करोड़ों में हैं। इनके कार्यकर्ता आज भी ज़मीन पर हैं, बेशक वो इस समय अंडरग्राउंड है, और ये वापस जाएंगी तो अच्छा खासा भूचाल ला सकती हैं बांग्लादेश की राजनीति में। ऐसी स्थिति में तारिक रहमान के लिए वहाँ पर सत्ता संभाले रखना मुश्किल हो सकता है। जिस तरह से इनका तख्ता पलट हुआ था, हो सकता है उसका हो जाए, और अगर उसे ऐसा खतरा दिखाई दिया तो वो हो सकता है किसी तरह से भारत में पाकिस्तान के माध्यम से या अकेले दम पर किसी भी तरह से भारत को डिस्टर्ब करने का प्रयास करे। चूँकि चीन को ये अपना तीस्ता प्रोजेक्ट सौंप रहे हैं, चीन को ये अपना मोंगला पोर्ट सौंप रहे हैं, तो हो सकता है चीन की वहाँ पर प्रेजेंस रहे, उस बात का ये फ़ायदा उठाने का प्रयास करें। हालांकि चीन हम पर अभी कोई हमला नहीं करेगा अगले 3-4 साल तक, बट फिर भी एक इनको एक कॉन्फिडेंस तो मिल जाएगा ना, आधे पागल तो यही हैं। तो उस स्थिति के लिए अगर भारत तैयार नहीं रहा तो फिर हम मुश्किल पड़ता है संभालना। 1971 में भी जब बांग्लादेश में हलचल हुई थी, या उस समय जो ईस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान में जो हलचल करी थी, तो उससे मरे वो लोग आपस में, लेकिन परिणाम क्या निकला? 1 करोड़ बांग्लादेशी उस वक्त भारत में आ गए थे भाग करके। 1 करोड़ बांग्लादेशी भारत में आ गए थे। तो क्या पता हमारी इंटेलिजेंस को ऐसी खबर मिल रही हो कि 6 महीने बाद, ये 6 महीने बचे, 5-6 महीने बाद जब ये वापस अपने देश जाएंगी और वहाँ पर गृह युद्ध छिड़ गया और वहाँ के लोग भाग करके भारत आने लगे, तो हम संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि कई जगह आज भी बॉर्डर पोरस है। इसलिए जल्दबाजी की जा रही है बॉर्डर को फेंसिंग करने की, इसलिए जल्दबाजी की जा रही है स्मार्ट बॉर्डर लाने की, इसलिए कहा गया है कि 15 किलोमीटर तक सब खाली करा के रखें। इसमें बांग्लादेश का भी मैटर है, पाकिस्तान का भी है, वो भी इस साल ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 झेलेगा, और कोई पता नहीं दोनों मिलकर के आ जाए, कोई पता नहीं,
तो हमें हर संभव स्थिति के लिए तैयार रहना है। टीएमसी के माध्यम से कहीं वहाँ की जो जमात इस्लामी है वो भारत में अपने लोगों को एंटर ना करवा दे, इसलिए टीएमसी को जितना डिसमेंटल कर सकते हो कर दो। क्या पता हमें अपना चिकन नेक चौड़ा करना पड़ जाए सिलीगुड़ी कॉरिडोर, तो उसके लिए अपनी स्ट्रेंथ इतनी रखो कि बड़े से बड़ा बिल, बड़े से बड़ा अमेंडमेंट करना पड़े तो कोई कमी ना छूट जाए। ज़्यादा से ज़्यादा हथियार हमारे पास हों, ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा हो। कल को कोई ऐसा लफड़ा फंस जाए कि हम बाहर से शिप नहीं मंगा पा रहे हैं, तेल की कमी हो रही है, किसी तरह से क्रूड ऑयल नहीं आ पा रहा है, तो इथेनॉल ही सही, उसी के माध्यम से गाड़ी चलवाओ। देश संकट में नहीं आना चाहिए। ये लोग जो आज इथेनॉल को लेकर के मजाक उड़ा रहे हैं, मैंने कई बार कहा है कि सरकार की मैं गलती मानता हूँ कि उसने एकदम से इतने लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर डाला, बट मैं ये भी मानता हूँ कि जिस हिसाब के पूरी दुनिया में हालात बने हुए हैं, अगर अभी नहीं लाए और 2030 में जाकर के लाए, मैं तो कहता हूँ 2030 में लाना चाहिए था, लेकिन अगर हमने वो देरी कर दी तो डीडॉलराइजेशन जो हम करना चाह रहे हैं वो हम कर नहीं पाएंगे। ये मैं कई बार समझा चुका हूँ वर्ल्ड अफेयर्स इनसाइट्स नाम के चैनल पर। मैं ये भी समझा चुका हूँ कि अभी आप ईरान वॉर सोच रहे हो खत्म हो जाएगा, नहीं होना। तेल के दाम बढ़े रहेंगे लंबे समय तक, और लंबे समय तक हमारी कंपनियां घाटे में तेल नहीं बेच सकती हम लोगों को। हमें विकल्प जल्द से जल्द तलाशना होगा, इसीलिए ये सब काम हो रहा है। समझ रहे हो आप? तो जो लोग घर में बैठ कर के एसी में इंटरनेट चलाते रहते हैं वो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि अरे मेरी गाड़ी का एवरेज कम हो गया है, जबकि नहीं हुआ होगा। जब आपने सीएनजी डलवाई थी या सीएनजी का इंजन फिट कराया था तो उससे आपकी गाड़ी के इंजन पर असर नहीं पड़ा। इंजन की एफिशिएंसी गिर जाती है सीएनजी डलवाने से या सीएनजी फिट कराने से, तब तो आपको दिक्कत नहीं होती। इथेनॉल का टेस्ट हो गया तो आपको बड़ी दिक्कतें सूझ रही हैं। गाड़ी का एवरेज अपने आप कम हुआ हो, फिर आपको लग रहा है नहीं इथेनॉल की वजह से हो गया होगा। अभी मुझे मालूम है आप लोग नेगेटिव कमेंट करोगे मेरे इस बयान पे, लेकिन वीडियो अवेलेबल है। मैं आपसे 2 साल बाद बात करूँगा कि बताइए उस समय मैं कह रहा था क्या वो सही हुआ कि गलत हुआ। तो आप कहोगे नहीं नहीं हमारे देश ने सही टाइम पर इथेनॉल लागू कर दिया तो आज हम सेफ हैं, वरना दुनिया में जो हालात हैं हम तो बहुत बुरी स्थिति में आ जाते। ये आपको एक समय के बाद पता चलेगा। बहरहाल तो खेल जो अभी ऐसा लग रहा है वो ये है कि भारत किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाह रहा है कि कहीं यहाँ से कोई बड़े स्तर पर घुसपैठ ना हो जाए, कहीं यहाँ से कोई घुसपैठ ना हो जाए। इसलिए पहले यहाँ पर जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उन सबको पहचानो, उन्हें यहाँ से बाहर करो जितनी जल्दी हो सके, फिर अपने बॉर्डर ऐसे सील कर दो कि और कीड़े मकोड़े वापस ना आ पाए। ऐसी पार्टी जो उन सबको सपोर्ट कर सकती है उन्हें कमज़ोर कर दो, उनकी स्ट्रेंथ से अपनी स्ट्रेंथ बढ़वाओ और अपने आप को पार्लियामेंट में इतना मजबूत रखो कि कल को कोई भी परिस्थिति आ गई तो आप उसके लिए तैयार रहें। आप देख रहे हो पिछले नवंबर दिसंबर से हमारी एयरफोर्स लगातार नो टाइम जारी कर रही है, और नो टाइम जारी करके वो अपनी प्रैक्टिसेस कर रही है। आर्मी प्रैक्टिस कर रही है, नेवी प्रैक्टिस कर रही है, लगातार प्रैक्टिस चल रही है। तो हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे, हम तैयार हो रहे हैं किसी चीज़ के लिए। तो जो आपको चीज़ जितनी सरल लगती है ना सुनने में, कह रहे ऐसा क्यों कर दिया सरकार ने, वो एक टाइम के बाद पता चलता है कि यार ये सही किया था वरना हम तो मर जाते। तो जो घटना मैं देख रहा हूँ कि हर दिन बंगाल से संबंधित खबर आ रही है, हर दिन खबर आ रही है कि आज ये पार्टी टूटी, कि इस पर संकट मंडरा रहा है, आज इन्होंने इस्तीफा दे दिया, आज ये एनडीए को समर्थन दे रहे हैं, आज ये बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। ये इत्तेफाक नहीं है साहब। एनआरसी कराना है, एनआरसी और एसआईआर में कोई खास अंतर नहीं है। जो डॉक्यूमेंट एनआरसी के लिए चाहिए वही डॉक्यूमेंट मोटे तौर पर एसआईआर के लिए चाहिए। एसआईआर में ये पहचाना जाएगा कि कौन वोट दे सकता है, एनआरसी में ये पहचाना जाएगा कौन भारत का है, भारत का नागरिक है। तो वोट भी वही देगा जो भारत का नागरिक है। बट हाँ, 18 साल से कम वाले ऐसा हो सकता है कि भारत के नागरिक हों लेकिन वोट नहीं दे सकते क्योंकि 18 साल से कम है। तो वो एक छोटा सा सेक्शन है जिसको पहचानने के लिए एनआरसी लाई जा सकती है, और मेरा मानना है कि उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई आदमी वोट डालने के लायक नहीं है इसका मतलब उस देश का ही नहीं वो, और जब वो नहीं है तो उसके बच्चे भी उस देश के नहीं हुए, तो वो तो ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। हाँ, थोड़े बहुत लोग फिर भी रह जाएंगे, उनको हो सकता है सरकार एनआरसी के ज़रिए या सेंसस करा रही है इसके ज़रिए पहचान ले। वो सरकार के पास डेटा सबका है, आजकल कंप्यूटराइज्ड है, उससे भी छांटा जा सकता है। तो एनआरसी आ जाएगा, इसका चांसेस तो मुझे कम लग रहा है, बट मुझे ये ज़्यादा लग रहा है कि अगले दिसंबर में, इस नवंबर दिसंबर में कुछ ऐसा होना है जिसके लिए सरकार अभी से तैयारी कर रही है। इसलिए ये सारी खबरें जो मिलती जुलती आप देख रहे थे, ये इस ओर इशारा कर रही हैं कि साहब कीड़े मकोड़े भगाओ
और अन्य कीड़े मकोड़े आने से पहले बॉर्डर को रोक दो। अब स्मार्ट बॉर्डर क्या होता है, इस पर भी मैं आ जाता हूँ। एक मसाला तैयार किया था मैंने। स्मार्ट बॉर्डर एक ऐसी व्यवस्था है जिससे 24/7 आप अपने बॉर्डर पर निगरानी रख सकते हो। इसमें एआई का, ड्रोन का, रडार का, स्मार्ट फेंसिंग का, आधुनिक कैमरों का, सेंसर का, सबका मिलाकर के इस्तेमाल किया जाएगा। 22 मई 2026 को इसका ऐलान किया गया था। रुस्तम जी मेमोरियल लेक्चर में अमित शाह जी ने किया था। इसमें जो भारत पाकिस्तान की 6000 किलोमीटर लंबी जो बाउंड्री है उस पर भी किया जाएगा और भारत बांग्लादेश सीमा पर भी चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट बॉर्डरिंग की जाएगी। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का जो है उसी का संस्करण है, 2018 में शुरू हुआ था। सब लिंक्स इसमें है, कोई चीज़ हवा में बात नहीं कर रहा, हर चीज़ के लिंक लगा रखे हैं। ठीक है, कौन कौन सी तकनीक यूज होगी? एआई और थर्मल कैमरा। थर्मल यानी कि रात में भी जो हीट देख करके पहचान ले कि अच्छा यहाँ से कोई आया, अब आने को कोई जानवर भी आ सकता है, तो एक इसके लिए ग्राउंड सर्विलेंस रडार बनाया जाएगा जो कई किलोमीटर दूर तक होने वाली गतिविधियों का पता लगाएगा और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन और संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करेगा। ठीक है, इसमें एक चीज और थी, अंडरग्राउंड फाइबर ऑप्टिक्स और सिस्मिक सेंसर्स लगाए जाएंगे कि कहीं कोई आ रहा होगा तो एकदम उसकी हलचल को, वाइब्रेशन को पता लगाया जा सके। ड्रोन सर्विलेंस किया जाएगा, कहीं कोई ड्रोन तो नहीं भेज रहा ऊपर से। ठीक है, बोल्ट क्यूआईटी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। यह विशेष रूप से भारत बांग्लादेश सीमा के नदी वाले क्षेत्र के लिए बनाया गया है जहां फेंसिंग होना मुश्किल है। ठीक है, हाँ ये है, कमांड सेंटर बनाया जाएगा जो इन सभी की, कैमरों की, सेंसर की, ड्रोन की और रडार से मिलने वाले डेटा को जो है निगरानी रखेगा और उसमें जो फर्जी अलर्ट है उनको हटा देगा। मान लो कोई जानवर आया था तो ये तो उसको भी कैप्चर कर लेगा, तो हम वो बैठा बैठा जो ये कमांड सेंटर है, अच्छा जानवर से हटाओ, ये डेटा हमें नहीं चाहिए, मनुष्य पे बात करो, ऐसा करके है। ठीक है, बड़ा ही आधुनिक तरीके से इसको बनाया जाएगा, चाहे कोई परिंदा भी आना चाहे तो हम उसको भी पकड़ सकें। क्वाड्रेंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड क्या है? यह स्मार्ट बॉर्डर सीमा सुरक्षा की तकनीक हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर है, और जो स्मार्ट बॉर्डर है ना वो हार्डवेयर है, और उसको चलाने के लिए, नियंत्रित करने के लिए जो पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है वो है क्वाड्रेंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड। ठीक है, बीएसएफ सीमा पर रहेगी, भारतीय सेना तैयार रहेगी, कल को कोई जोखिम आ गया तो तुरंत पहुंच सके। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी सड़कों पर बिजली, पानी, विकास कार्य और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी संभालेगा। सीमा से जुड़े गांवों के विकास पर काम करेगा। राज्य पुलिस सीमा क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखेगी। ठीक है, जरूरत क्यों पड़ी आपको पता ही क्यों पड़ रही है, क्योंकि बॉर्डर के माध्यम से हम देखते हैं अपराध होता है, तस्करी होती है, भूमि विवाद है, इन सब मामलों की पुलिस जांच करेगी और अपराध तस्करी होती ही है। हाइब्रिड वॉरफेयर आजकल हो रहा है, साइबर थ्रेट आ सकता है, अवैध घुसपैठ हो सकती है। ठीक है, डेमोग्राफी चेंज हो सकता है, बांग्लादेशी भारत में आ गए। ठीक है, ड्रोन के जरिए हथियार और नशीले पदार्थ भारत में भेजे जाते हैं, तो उन सबको भी इससे खत्म किया जा सकेगा। ठीक है, मई जून 2026 से इसको स्टार्ट किया गया है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक, बीकानेर राजस्थान में 26 मई को अमित शाह जी ने कहा था कि हम इसको अब पाकिस्तान बॉर्डर पर भी लागू करेंगे। ठीक है, 29 मई को भुज गुजरात में बोला गया है कि हम यहाँ पर इसको लागू करेंगे। सर क्रीक और हरामी नाला क्या है? सर क्रीक में आपको बता चुका हूँ वर्ल्ड अफेयर्स में कि जो गुजरात में एक छोटा सा इलाका है, विवादित है, वहाँ पर भी निगरानी रखेंगे। दलदली क्षेत्र है ये पूरी तरह से, ये वाला क्षेत्र दलदली क्षेत्र है, तो यहाँ से बड़ी आसानी से पाकिस्तान के नाविक, पाकिस्तान के तैराक भारत में आ सकते हैं, तस्करी कर सकते हैं, तो यहाँ पर निगरानी रखने में काम आएगा। पूरा मार्शी लैंड है। ठीक है, इस खाड़ी का पुराना नाम बाणगंगा था। ठीक है, फिर एक ब्रिटिशर के नाम पे कर दिया गया था। ये हरामी नाला सर क्रीक की एक छोटी शाखा है जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर के आसपास है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारत से शुरू होती है, बीच में पाकिस्तान में प्रवेश करती है और फिर दोबारा भारत में आ जाती है। ये कच्छ के पास है, तो इसीलिए इसको हरामी नाला कहते हैं। यहाँ से स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती है, इस पर भी निगरानी रखी जाएगी। ठीक है साहब, चुनौती है क्योंकि यहाँ पर फेंसिंग करना बहुत मुश्किल है, भूभाग बहुत कठिन है, गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, आतंकियों की घुसपैठ के लिए पुराना रास्ता है, मछली पकड़ने वाली नौकाओं की आड़ में यहाँ पर हमारे मछुआरे भी जाते हैं, उनके मछुआरे भी आते हैं, दोनों ही कहते हैं मछली पकड़ने जा रहे हैं, क्या पता उनके मछुआरे मछली पकड़ने के नाम पर भारत में प्रवेश कर जाए, तो ये एक दिक्कत है। तस्करी का बड़ा रास्ता है ये छोड़ो इसको, है ना, बाकी सबको छोड़ो, वो सब उसमें बताऊंगा। क्या नाम है,
वर्ल्ड अफेयर्स में बता चुका हूँ और आगे फिर बता दूंगा। तो ले देखिए हर तरह के छोटे बड़े, चाहे नदी हो, नाला हो, दलदल हो, रेगिस्तान हो, हर तरफ अमित शाह खुद जा रहे हैं। खुद राजस्थान में जा चुके हैं, गुजरात में जा चुके हैं, बंगाल में कई बार जा चुके हैं, अभी गए थे शायद कल परसों, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में वो लगातार जा रहे हैं, हर उस बॉर्डर स्टेट में जाके विजिट कर रहे हैं जहां से हमें खतरा हो सकता है। तो ये जो घटनाक्रम है, अमित शाह जी सब काम छोड़ के बॉर्डर स्टेट्स में जा रहे हैं, है ना, वहाँ पर संसद में अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, पार्टियां टूट रही हैं, यहाँ बंगाल में डेली कुछ ना कुछ हो रहा है और यहाँ से छांट छांट के बांग्लादेशियों में बाहर भेजा जा रहा है और ये लगातार कह रहे हैं कि मैं एक घुसपैठी को बाहर कर दूंगा। तो बात में दम है। इस आदमी ने कहा था 31 मार्च तक देश को नक्सल फ्री बना दूंगा, तो बना दिया। और इन्होंने ये भी कहा कि ड्रग मुक्त बना दूंगा। तो जाहिर सी बात है, बॉर्डर फेंसिंग अच्छे से कर दोगे तो ड्रग्स लाना ही मुश्किल हो जाएगा। तो खेल बड़ा चल रहा है। खेल वहाँ तक सीमित नहीं है कि डिलिमिटेशन करवाना है, महिला आरक्षण लागू कराना है तो उसके लिए हमें स्ट्रेंथ बढ़ानी, ना, वहाँ तक सीमित नहीं है। तो तैयार रहिए बड़े खेल के लिए, कुछ पक्का काम करेंगे अमित शाह जी। बाकी कोई अपडेट आएगी अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।